इनका नेताओं का कोई चरित्र नहीं है। अब आगे आने वाले समय में क्या करेंगे पीके, अगर उनको राजनीति ही करनी है और वो राजनीति के तालाब में उतर गए हैं, और राजनीति के तालाब में तो आजकल जब से भारतीय जनता पार्टी है उसने कह दिया कि जितना ज्यादा कीचड़ फैलाओगे उतना शानदार कमल खिलेगा। तो इस जो कीचड़ में उतरे हैं पीके साहब, प्रशांत किशोर, तो अब वो भी राजनीति करेंगे। जब राजनीति करेंगे तो कुर्ता भी मैला होगा और आरोप भी लगेंगे, प्रत्यारोप भी लगेंगे और छींटे भी लगेंगे। अगर आप ये सब सहन करने के लिए तैयार हैं तो राजनीति की जाजम आपके लिए बिछी हुई है। और आइए अब जाजम से लीजिए और चौके छक्के मारिए और मजे लीजिए जिंदगी के, इसीलिए तो आए हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के बॉस, मोदी जी के भी वो बॉस हैं नितिन नवीन, उनकी छोड़ी हुई सीट विधानसभा की, उस पर उपचुनाव हुए। वहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। तो ये जो हार है, ये केंद्रीय नेतृत्व की हार मानी जाएगी या फिर राज्य की सत्ता पर काबिज जो है भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी की हार मानी जाएगी, इसको लेकर लोग विश्लेषण कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी के तमाम नेता हैं जो अपनी गंदी जुबान से गंदगी फैलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर भी बात करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी का भविष्य है जो दिख रहा है वो बुरे दिन की शुरुआत है, या फिर अभी और भी बहुत कुछ देखना बाकी है। करेंगे बात। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अच्छे कमेंट करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। आशा करते हैं लगातार इसी तरह का प्यार उनका बना रहेगा जी। सर, एक तरफ हम देख रहे थे बिहार में चूंकि उपचुनाव हो रहा है, हालांकि मध्य प्रदेश में और गुजरात में भी हो रहा है एक एक सीट पर लेकिन बिहार को लेकर जो तस्वीर उभर कर सामने आई है, प्रशांत किशोर ने जो चमत्कार करके दिखाया है, विपक्ष भी हैरान है क्योंकि आरजेडी वहां पर तीसरे नंबर पर है और भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर है। बड़ी बात यह है कि बांकीपुर सीट नितिन नवीन की सीट रही है, 5 बार से वहां पर लगातार विधायक रहे हैं वो। तो फिर भारतीय जनता पार्टी ये सीट अगर हारी है तो फिर सम्राट चौधरी की क्या भूमिका है, या फिर जो मोदी जी के बॉस हैं उनकी क्या भूमिका रही है, इस पर लोग अब चर्चा करने लगे। आपको क्या लग रहा है, ये जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं ये बीजेपी को डेंट कर रहे हैं या फिर प्लानिंग कुछ और है और दिख कुछ और रहा है? देखिए हिमांशु, अगर नॉर्मली हम देखें जो उपचुनाव होते हैं तो माना यह जाता है कि जिसकी सरकार है वही जीत लेते हैं और लगातार इस तरह की चीजें होती हैं। बहुत कम देखने को मिलता है कि सत्ताधारी दल हार जाए और दूसरा कोई दल जीत जाए, ये बहुत कम होता है। हमने हालांकि उत्तर प्रदेश में एक बार हमने देखा था, लेकिन जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि गुजरात में तो कोई डाउट ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मध्य प्रदेश में इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही क्योंकि वहां विपक्ष मजबूत है कांग्रेस का, कांग्रेस बीजेपी की ही टक्कर रहती है, तीसरा कोई मामला बनता नहीं है, तो इसलिए कांग्रेस में भाजपा में कड़ी टक्कर है। अब आप अगर बिहार की बात करें, बिहार में जो अनोखी चीज चल रही है, जो पिछले लोक विधानसभा चुनाव के बाद एक करिश्माकारी वहां पे जो मुख्यमंत्री बने हैं, और वहां तमाम करिश्मे जो है भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य ने किए हैं। मैं लगातार कई बार चैनल पे कह चुका हूं कि प्रशांत किशोर जिस प्रकार से बिहार में राजनीति की शुरुआत की है, जिस प्रकार से वो राजनीति कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं और विपक्ष लगातार उनके ऊपर इस प्रकार का आरोप लगाता रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अब आप देखिए प्रशांत किशोर पूरे हमले जमले के साथ चुनाव लड़े और जीरो पे आउट हो गए। तो ऐसे में कौन सा उन्होंने जो है जादू कर दिया कि अब जो है वो जो मोदी जी के भी बॉस हैं, जो मोदी जी के भी चेयरमैन हैं, उनकी सीट पे पहुंच गए और अब उनको उस सीट को हथियाने जा रहे हैं। ऐसा क्या करिश्मा हुआ? दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, सम्राट चौधरी तो शाम दाम दंड भेद करने में अमित शाह से भी आगे हैं, तो वो क्यों इतने शांत बैठ गए? उन्होंने क्यों इतनी शांति से सीट को जीतने दिया? तो ये कहीं ना कहीं जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र है और भारतीय जनता पार्टी पीके को विधानसभा चुनाव में मदद करने का इनाम एक तरह से दे रही है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। हालांकि ये हमारे सूत्रों द्वारा या विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोप है, हमारे पास इसके कोई तथ्य नहीं है। तथ्य तो बहुत सारी चीजों के नहीं है।
तथ्य तो उनके पास भी नहीं है जो विधुड़ी जी आज बोल रहे हैं कि जंतर मंतर पर सब पंचर लगाने वालों की औलादे थी। तथ्य तो उनके पास भी नहीं है जो अतुल लीमे आरएसएस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि जो जंतर मंतर पे आंदोलन था वो षड्यंत्र था, बड़ा षड्यंत्र था, विश्वकारी षड्यंत्र था। तो बिना तथ्यों के लोग आरोप प्रत्यारोप करते हैं। लेकिन ये जिस तरह की चर्चाएं चल रही है और सिम्टम जिस प्रकार के दिख रहे हैं, भाई आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी किसी, वो तो एक एक सीट का ध्यान रखती है, वो तो सब कुछ लगा देती है अपना। तो बांकीपुर में ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को जोड़ की लगा रही, निष्क्रिय दिखाई दे रही है और तमाम नाटक और वो हुए। आपने देखा कि नितिन नवीन ने अपने एक चहेते व्यक्ति को टिकट दे दिया और उन्होंने पर्चा भर दिया, सारा कुछ हो गया, फिर पर्चा वापस लिया, तमाम वहां पे नाटक चला। इसके पीछे क्या षड्यंत्र था, तो इसका भी विश्लेषण होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें उस तरह से होती हैं जो हमें साफ साफ कई बार दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन तस्वीरें बता देती हैं, बॉडी लैंग्वेज बता देती हैं, हालात बता देते हैं। जिस तरह के हालात आज बिहार में बने हुए हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि इसके पीछे एक पुराना खेल है और उसी खेल में कहीं ना कहीं पीके शामिल थे, जिसका इनाम उनको मिल रहा है, मुझे ऐसा। अच्छा, इनाम मिल भी रहा है, तो भी इनाम तो चलिए मिल गया। अब आगे की रणनीति क्या हो सकती है? विपक्ष की भी और प्रशांत किशोर की भी, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर वो दिल्ली वाले केजरीवाल की तरह जो है बिहार में छाने वाले हैं और उनका अभी मैं एक लाइव भी कर रहा था उसमें जो उनके समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि इनको तो प्रधानमंत्री बनाना है, कोई कह रहा है मुख्यमंत्री बनाना है और बीजेपी तरफ लड्डू बँट रहे थे, हालाँकि अब वो लड्डू तो जो है जनसुराज वाले खाएँगे। लेकिन जो परिस्थितियां हैं उससे आगे क्या देखा जाए सर? देखिए हिमांशु, जिस प्रकार से एक माहौल देश में बनाया गया था 2011 में, आपको याद होगा, और जिस तरह से छल किया गया था जनता के साथ 2011 में केजरीवाल और उसके तमाम समर्थकों द्वारा, और बताया गया था कि बहुत बड़ा आंदोलन है, सब पलट कर रख देगा, और उसमें अधिकतर लोग भाजपा में ही चले गए। आज कपिल मिश्रा जैसे लोग जो विधानसभा में चिट्ठा खोल रहे थे मोदी जी का, कई सारे ऐसे नेता जो दिन रात मोदी को कोसने का काम करते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी में मलाई खा रहे हैं। यही राघव चड्ढा थे जो राज्यसभा में एक एक चीज निकाल के लाते थे और भारतीय जनता पार्टी पे पता नहीं क्या क्या आरोप लगाते थे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विकेट कीपिंग कर रहे हैं ये। तो ये इस तरह के नेताओं का कोई ये नहीं होता है, उनका चरित्र नहीं होता है नेता। हालांकि राजनीति में तो आजकल कोई चरित्र, कोई नैतिकता दिखाई दे ही नहीं रही है। आज कौन कहाँ है, कल सुबह कहाँ होगा, मतलब पता चला कि सो रहे हैं बीजेपी में और नींद खुली कांग्रेस में, और सो रहे हैं कांग्रेस में, नींद खुली समाजवादी पार्टी में। आजकल तो नेताओं के ऐसे हालात हो गए हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि कोई भी टिप्पणी करना बेमानी है। इनका नेताओं का कोई चरित्र नहीं है। अब आगे आने वाले समय में क्या करेंगे पी के, अगर उनको राजनीति ही करनी है और वो राजनीति के तालाब में उतर गए हैं, और राजनीति के तालाब में तो आजकल जब से भारतीय जनता पार्टी है उसने कह दिया कि जितना ज्यादा कीचड़ फैलाओगे उतना शानदार कमल खिलेगा। तो इस जो कीचड़ में उतरे हैं पीके साहब, प्रशांत किशोर, तो वो भी राजनीति करेंगे। जब राजनीति करेंगे तो कुर्ता भी मैला होगा और आरोप भी लगेंगे, प्रत्यारोप भी लगेंगे और छींटे भी लगेंगे। अगर आप ये सब सहन करने के लिए तैयार हैं तो राजनीति की जाजम आपके लिए बिछी हुई है, और आइए अब हम्म, जाजम को लीजिए और चौके छक्के मारिए और मजे लीजिए जिंदगी के। इसीलिए तो आए हम्म, हैं। ये जनता, हम्म, अगर किसी के दिमाग में फितूर हो और किसी के दिमाग में गलतफहमी हो, ये जनता का भला करने आए हैं, बिहार की जनता में बम बम हो जाएगा, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। बिहार की जनता तो बम बम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बता रही थी होगी, लेकिन हो गया, नीतीश कुमार को निकल लिए। अब बिहार की जनता कह रही हमने तो इनको समर्थन दिया ही नहीं था। इनको जो सम्राट चौधरी। अध्यक्ष, तो इसीलिए चौधरी साहब को तो उन्होंने समर्थन दिया नहीं था ना मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो फिर हम्म, सम्राट चौधरी जैसे चौधरी बन के बैठ गए वहां पे बिहार के। तो इसलिए बिहार की जनता में भी भले ही वो आधा प्रतिशत हो, जितना भी हो, मतलब तमाम लोग ऐसा कह रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। बीजेपी वालों की तो अभी भक्ति चल रही है, उनकी भक्ति उतरने में, बुखार उतरने में टाइम लगेगा, लेकिन बाकी के लोगों का जिनका बुखार उतर गया है
वो तो ये कह रहे हैं ना कि सम्राट चौधरी को तो हमने वोट दिया नहीं था, हमने तो नीतीश हम्म, कुमार को दिया था। तो इसलिए हम्म, वो जो सवाल पूछ रहे हैं उनका भी इलाज हो रहा है, और इसी तरह से इलाज उनका हो जाएगा जो अभी समर्थन इनका कर रहे हैं, क्योंकि सच्चाई खुलने में देर नहीं लगती। जी। हम्म। अच्छा, पिछले कुछ वक्त में कौन से ग्रह नक्षत्र बदले हैं अमित शाह जी के या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, बीजेपी के, कि झटके पर झटका मिल रहा है? 20 तारीख को जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, उसके बाद में जो तस्वीर बदली उसमें धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ गया। मोदी जी रील बना रहे हैं, रातों रात परेशान हो रहे हैं। उधर अमित शाह से भी इस्तीफे की डिमांड की जा रही है। संसद आ पाने की परिस्थितियों में दोनों नेता दिखाई नहीं दे रहे हैं। बीजेपी वाले सफाई भले ही दे रहे हैं। अब ये जो उपचुनाव का डेंट है, गुजरात को छोड़ दें तो दो जगह पर जो है ये अलग डेंट लग रहा है। तो बीजेपी के अच्छे दिन जो चल रहे थे, जनता के तो खैर कभी आए नहीं, लेकिन बीजेपी के जो अच्छे दिन चल रहे थे, क्या अब वो भी बुरे दिन में तब्दील हो गए हैं? क्या मतलब चीजें चेंज हो रही हैं क्या? वो जो ग्राफ होता है ना कि एक बार ऊपर जाता है, फिर ठहरता है और फिर नीचे आता है, तो अब नीचे आना शुरू हो गया है क्या? मतलब हर मोर्चे पर हम देख रहे हैं। देखिए हिमांशु, आपको ये देखना होगा, अगर कोई चीज का ग्राफ से ही इसको अगर आप लें, या मैं कहता हूँ कोई चीज बहुत तेजी से बढ़ती है तो उतनी तेजी से नीचे आती हम्म, है। जितनी तेजी से किसी शेयर का ग्राफ ऊपर जाता है वो डबल तेजी से नीचे गिरता है। और जिस प्रकार से कुछ ही सालों में लोकप्रियता हासिल मोदी जी ने की थी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से 24 में 14 में बनी थी, उसमें बहुत सारे लोगों को अलग एक आशा थी कि कांग्रेस ने जो लूटपाट की है, कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किया है, मोदी जी आ गए हैं, सबके अच्छे दिन आएंगे। सबसे पहले तो 15-15 लाख की उम्मीद लोगों ने जगाई थी कि भाई 15 लाख उनके अकाउंट में आएंगे, चलो उनके नहीं आएंगे, गरीब जनता के ही आ जाए। दूसरे लोगों ने कहा था कि पेट्रोल में जो आग लगी हुई है, 65-70 रुपया लीटर पेट्रोल बिक रहा है, अगर ये 30-40 रुपया पेट्रोल हो जाएगा, एक बड़ी राहत जनता को होगी। तो जनता को बहुत सारी उम्मीदें थी। दूसरा ये था जो भ्रष्टाचारी है वो जेल जाएंगे, जेल में चक्की पीसेंगे। तो आपने सब चीजों पे नाउम्मीदी दिखाई है। एक भी उम्मीद जनता की पूरी नहीं हुई है पिछले 12-14 साल में। अब जनता परेशान हो चुकी है, अब जनता अब इनकी विदाई चाहती है। धीरे धीरे चीजें खुलती जा रही हैं। अब आपने देखा कि जो षड्यंत्र रचा गया था कोल घोटाले का, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप लगे थे, वो भी बरी हो गए उसमें। उनको बताया गया कि जांच में कुछ निकला नहीं है, तो क्या उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा गया था? तो जनता कहीं ना कहीं ये सारी चीजें समझ गई है। दूसरी चीजें ऐसी हैं जो आपको पारदर्शिता के हिसाब से शीशे की तरह साफ दिख रही हैं, लेकिन आप बेशर्म लोग हैं, इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ता। अब आप बताइए कि मंदिर में चंदा चोरी हो रही है, मंदिर में डकैती हो रही है, ये तो सबको दिख रही है, ये तो आप ही के लोग कह रहे हैं। भाई ये कोई घोटाला समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ने तो उजागर किया नहीं है, ये तो आप ही के लोगों ने कहा है। ये तो नपेंद्र मिश्रा जी ने डकैती भी हमें बताया, हम तो चढ़ावा चोरी समझ रहे थे कि जो चढ़ावा चढ़ा उसमें से किसी ने कोई कर्मचारी ने चोरी कर ली। लेकिन वो नपेंद्र मिश्रा जी ने कहा अरे कहाँ आपसे चोरी वोरी की बात कर रहे हैं, वहां तो डकैती चल रही है। डकैती चल रही है, तो डकैती किसके नेतृत्व में चल रही है? ट्रस्ट किसके पास है? विश्व हिंदू परिषद के पास। तो विश्व हिंदू परिषद अगर डकैती डाल रहा है, तो फिर तो भाजपा और आरएसएस दोनों फंस रही है। तो जब आपकी स्थिति ये आ गई है कि दूसरे को किसी को आरोप लगाने की जरूरत ही नहीं है, अंदर से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, तो अब तस्वीर साफ हो गई है, इसलिए विदाई के रास्ते आपके खुल रहे हैं। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि जिस प्रकार से आप हौसलेबाजी और हर चीज को ढक रहे थे, हर गंदगी को ढक रहे थे, वो दिखनी शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके परिवार जिस प्रकार से ढोंग की राजनीति कर रहे थे, बोलते कुछ थे करते कुछ थे, तो उनके बच्चों ने आगे बता दिया है कि अब ये नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के लड़कियां लड़के युवा जो बाहर निकल के आए हैं, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की नीतियों का जो विरोध किया है, वो जताता है कि भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन शुरू हो गए। हम्म, इसीलिए, और ये चीज इनको भी पता है, इसीलिए देखिए, आप दुर्भाग्य देखिए इनका कि हाउस का सामना नहीं कर पा रहे हैं। हमें लगा था फ्राइडे को कि 2 दिन का समय इनको मिल गया है, फ्राइडे को भी अर्ली हाउस एडजन हो गया था,
सैटरडे संडे 2 दिन इनको मिल गया, कोई इंतजाम करेंगे, कोई पढ़ लिख के आएंगे, विपक्ष के जवाब देने का कुछ हथियार ढूंढेंगे, कुछ नहीं कर पाए। टाइम टाइम फिक्स। आज भी हाउस एडिशन लगातार हो रहा है, तो हिम्मत ही नहीं हो रही आने की। इतने क्यों डरे हुए हैं? ये तो बड़े पहलवान थे, ये तो बहुत बड़े जो है चाणक्य माना जाता था इनको। तो प्रधानमंत्री जी तो कहते थे इनका 56 इंच का सीना है। क्या हुआ इन सबको? क्यों नहीं आ रहे हैं ये लोकसभा के पटल पे? क्यों नहीं जवाब दे पा रहे हैं? तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप अच्छे दिन तो भूल जाइए, अब बुरे दिन कैसे कटेंगे इस पर विचार इनको करना चाहिए। अच्छा, आपने पहलवानों का जिक्र किया, एक खबर ये भी आई है कि जो महिला पहलवानों ने, रेसलर्स ने जो आरोप लगाए थे दबदबे वाले नेता भारतीय जनता पार्टी के बृजभूषण शरण सिंह पर, उस पर उन्हें बरी कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। जो आरोप थे वो साबित नहीं हो पाए हैं, तथ्य नहीं थे वहां पर, जो सबूत होने चाहिए थे उनकी कमी की बदौलत जो है बृजभूषण शरण सिंह को जो है राहत मिल गई है। अब बृजभूषण शरण सिंह के चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जो इतने वक्त से सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव देख रही थी, क्या ये एक पॉजिटिव संकेत है? और चुनाव से पहले ऐसा होना क्या कुछ असर डालेगा चुनाव पे? बृजभूषण शरण सिंह की राजनीति अब क्या आप देख रहे हैं, किस तरफ देख रहे हैं? नहीं हिमांशु, देखिए ये कोई बहुत ज्यादा असर भारतीय जनता पार्टी पे डालेगा या किसी और पे डालेगा उसका कोई फर्क नहीं है। लेकिन हाँ, ब्रजभूषण शरण सिंह को इसका फायदा मिलेगा कि वो चुनाव लड़ेंगे, अपने क्षेत्र में उनको फायदा होगा, वो खुल के चुनाव लड़ सकते हैं। पहले उनके ऊपर कानूनी बंदिशें थी, वो कानूनी बंदिशें हट गई हैं। दूसरी बात यह है कि हमें ये भी देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से उनको इतने दिन से इग्नोर किया था, और जिस प्रकार से मंदिर वाला मामला हो या दूसरा मामला हो उसको बोलते हुए नजर आए थे, और बीच में इस तरह के इंडिकेशन आए थे कि उनकी नजदीकियां समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो कई लोगों का ये भी कहना है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात का एहसास उनको भी है कि ये मंदिर वाला मुद्दा उत्तर प्रदेश में चुनाव में बड़ा इशू बनेगा, और इससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये देखते देखिए, ब्रजभूषण सिंह के ऊपर बहुत सारे आरोप हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मैं तो उनको बिल्कुल भी क्लीन चिट नहीं देता। लेकिन मैं इस बात को भी नहीं नकार सकता कि उनका दबदबा जो है, उनके क्षेत्र में तो दबदबा है। लगातार वो इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं, तो उनके वोट पक्के हैं, उनका अपना क्षेत्र है जहाँ पर उनका दबदबा चलता है। इसीलिए चाहे उनका लड़का सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे पत्नी भी सांसद और विधायक बनती रही हो, तो कहीं न कहीं राजनीति में उनका दखल है, और किसी भी सियासी दल को ऐसे लोग चाहिए जिनका क्षेत्र में दबदबा हो। तो इसलिए ब्रजभूषण सिंह को निजी तौर पे इसका एक बड़ा फायदा मैं देखता हूँ, चाहे वो भाजपा में रहें और चाहे वो समाजवादी पार्टी में जाएँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसका कोई बड़ा फायदा होगा, ये मुझे नहीं लगता। जी। लेकिन कम से कम वो चीजें, क्योंकि ये जब बृजभूषण शरण सिंह पे आरोप लगे तब मुझे याद है कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो बृजभूषण शरण सिंह के साथ संसद में भी नजर आ जाते थे। तो आरोप लगने लग मतलब उनको बड़े नेगेटिवली देखा जाता था कि देखिए जिन पर आरोप लगे हैं और कुछ एक्शन तो हो नहीं रहा, उल्टा जो है हंसी ठिठोली करते हुए ये लोग साथ में निकल रहे हैं। तो एक जो वो छवि, जो एक इमेज जो बनी थी उस वक्त बृजभूषण शरण सिंह के चक्कर में, वो कहीं न कहीं थोड़ी अब जो है उन चीज़ों से रिलैक्सेशन तो मिला ही। नहीं देखिए हिमांशु, आप ये चीजें देखेंगे कि भाई अगर इस तरह के आरोप से मुक्त आप होते हैं, तो उसी तरह से आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं या राजनीतिक समर्थक हैं, वो उसी तरह से फिर आपको लेने लगते हैं। मैंने तो पहले ही कहा कि राजनीति में कोई नैतिकता और कोई सिद्धांतवाद तो चलता नहीं है, तो इसलिए कोई फर्क इन लोगों को पड़ता नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि निजी तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह को इसका बड़ा लाभ हुआ है, लेकिन हुँ। भारतीय जनता पार्टी को या उसके दूसरे नेताओं को इसका कोई फायदा होगा, उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। जी। हालाँकि हालाँकि ये पूरा मामला अब उच्च अदालत भी जाएगा, क्योंकि घोषणा की गई है पहलवानों की तरफ से कि हम इस पूरे मामले पर हायर कोर्ट जाएँगे। तो आगे अभी मतलब खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी जो है चीज़ें बाकी हैं। ऊपरी अदालत में क्या होता है ये भी देखने वाली बात रहेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को कमेंट करके ज़रूर बताएँ। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं जॉइन बटन पर क्लिक करके। बहुत-बहुत धन्यवाद।